थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने परिवार को, अपने फैमिली को एक बिजनेस परिवार के रूप में स्थापित करना है। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और उनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है। 2025-26 में उनका ये रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने इस बिजनेस के तहत इतना टर्नओवर किया है, इतना उनका रेवेन्यू है और इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ हमें इस साल अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करना है। और दोस्तों ये करने के लिए एक प्रॉपर डेफिनेट बिजनेस रोडमैप हमने तैयार किया है हमारे फैमिली के साथ। दोस्तों इस साल यानी 2025-26 यानी मार्च एंड 2026 तक हमें 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट, 200 एमकोल प्रोजेक्ट और हर एक हमारे फैमिली मेंबर, हर एक हमारे उद्योजक के लेवल पे बिजनेस का निर्माण करना है। यानी हर एक एमएसएस जो शायद आज एमकोल और एमसीएनजी के लिए तैयार नहीं, लेकिन उनके लेवल पे भी बिजनेस का निर्माण हमें इस साल करना है। हमारे हर एक एमवीपी के लेवल पे बिजनेस का निर्माण हमें इस साल करना है। हमारे हर एक एमपीओ, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत इस साल करनी है। और हम क्या कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा वहां की फिजिबिलिटी क्या है, कौन सी वो चीज है जो आसानी से उनके लेवल पे कर सकते हैं, कौन सी वो चीज है जो आसानी से उसको समझ सकते हैं। और दोस्तों हमारे पास तो कई सारी पॉसिबिलिटीज है। हम 3 बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। सबसे पहले है सस्टेनेबल ईंधन यानी बायोफ्यूल। तो इमीडिएट लेवल पे बायोफ्यूल पे क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों इमीडिएट लेवल पे बायोफ्यूल में हम अपने एमवीपी के लेवल पे, एमएसएस के लेवल पे क्लीन कुकिंग सिस्टम के ऑथराइज्ड डीलरशिप की शुरुआत कर सकते हैं। आज हमारे देश में 43% परिवारों के पास क्लीन कुकिंग सिस्टम नहीं है, क्लीन कुकिंग ईंधन नहीं है, अच्छा रसोई का स्वच्छ ईंधन नहीं है, ना एलपीजी है ना नेचुरल गैस। ऐसे लेवल पे हम इमीडिएट बेसिस पे उनको ये सोल्यूशन दे सकते हैं। और ये एमकोल के प्रोजेक्ट जो है, एम पिलेट और इस क्लीन कुकिंग सिस्टम के जो प्रोजेक्ट है वो तो हमें हर तहसील में लगाने, तहसील में क्या हर ग्राम पंचायत में प्रोजेक्ट करने। हर ग्राम पंचायत में हमारा एमकोल प्रोजेक्ट लगने वाला है आने वाले दिनों में। तो उसकी शुरुआत, उसके बिजनेस की शुरुआत, हम उसकी डीलरशिप की शुरुआत इमीडिएट बेसिस पे हम कर सकते हैं। जो दूसरा हमारा सेक्टर है सस्टेनेबल फूड। अभी सस्टेनेबल फूड में कौन से बिजनेस कर सकते हैं, इसका एक अच्छा एग्जांपल हमने तैयार किया है, वो एम कैफे के साथ। एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल हमने तैयार किया एम कैफे के साथ। तो एम कैफे इमीडिएटली हम कौन कौन से लेवल पे कर सकते हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ ऑर्गेनिक फूड को लेके कई सारे बिजनेसेस हैं, कई सारी पॉसिबिलिटीज और प्रोडक्ट्स हैं। यानी ऑर्गेनिक बिस्किट, 100% ऑर्गेनिक बिस्किट। अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं जो 100% ऑर्गेनिक बिस्किट बनाती हो, हम बनाएंगे अच्छे टेस्ट के साथ। 100% ऑर्गेनिक स्नैक्स, इस पे कई सारी पॉसिबिलिटीज जो हम कर सकते हैं और आज लोग अवेयर है इसके बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम सस्टेनेबल फूड की बात करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत होगी खेती के साथ। और आज जो भी खेती हो रही है ना, वो सब रासायनिक, वो सभी कैंसर की खेती हो रही है और सब इस पेट्रोकेमिकल से बने हुए ये रासायनिक फर्टिलाइजर के साथ खेती हो रही है। तो सबसे पहले हमें इस खेती को बेहतर करना पड़ेगा। ये सभी जो कैंसर, ये सभी जो रासायनिक फर्टिलाइजर है, उसको रिप्लेस करना होगा ऑर्गेनिक सस्टेनेबल फर्टिलाइजर के साथ। और दोस्तों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा बिजनेस है जो इमीडिएट लेवल पे, हर एक एमवीपी के लेवल पे, हर एक एमपीओ के लेवल पे, हर एक एमएसएस के लेवल पे इमीडिएटली उसका बिजनेस किया जा सकता है, जो हम करेंगे। दोस्तों जब एमएसपी की बात करें, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की बात करें, तो उसमें तो कई सारी चीजें हैं जो हमें करनी है।
हम सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 80% से ज्यादा सब चीजें बन रही है पेट्रोकेमिकल से। हम हमारे महिलाओं द्वारा कॉटेज इंडस्ट्री में, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, घरेलू अगर हम चीजें देखें, घरेलू अगर हम कॉस्मेटिक्स देखें, साबुन से लेके शैम्पू से लेके कई सारी चीजें जो पेट्रोकेमिकल से बन रही है, और जरूरत है इसको रिप्लेस करने की, जरूरत है आयुर्वेदा बेस्ड ऑर्गेनिक अच्छे प्रोडक्ट ग्राहकों को देने की, तो कई सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री में भी पेट्रोकेमिकल है, प्लास्टिक है, कई सारी चीजें हम तैयार कर सकते हैं। तो अनगिनत पॉसिबिलिटीज है एमएसपी के तहत। और दोस्तों हम हर एक हमारे मेंबर के लेवल पे इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे। हमेशा एमसीएल को लेके हमारे परिवार में एक सवाल उठ सकता है, या एक सवाल आपके मन में भी आ सकता है कि मेरा बिजनेस कब लगेगा, क्या होगा मेरे बिजनेस का रोड मैप, क्या होगा मेरा भविष्य एमसीएल में। तो एक चीज आज मैं यहां बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस साल सन 2025 में हर एक उद्योजक के लेवल पे हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर पूरे राज्य में आप अकेले तहसील में एमएसएस हो, फिर भी हम आपके लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करेंगे। आप सिर्फ एमएसएस हो, एमवीपी की कोई टीम नहीं है आपके पास, फिर भी हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे। थोड़ी छोटी सी टीम है, कोई भी एमवीपी, हर एक एमवीपी के लेवल पे हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हर एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जब 500 से लेके 1000, 2000, 5000, 15,000 तक सभासद, कई सारे बिजनेस किए जा सकते हैं। अगर दूध की इंडस्ट्री भी अगर हम देखें, डेयरी इंडस्ट्री देखें, तो हर एक एमपीओ के लेवल पे डेयरी की इंडस्ट्री की इमीडिएटली शुरुआत कर सकते हैं। हर एक एमपीओ के लेवल पे इमीडिएटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की शुरुआत कर सकते हैं। एक बात तय है कि इस साल जो भी लोग आज हमारे साथ खड़े हैं, जो भी हमारी फैमिली है, जो हमारा परिवार है, हर एक परिवार, हर एक सदस्य के लेवल पे इस साल हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे और अपने आप को बिजनेस कॉर्पोरेशन करके एस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इशू आज जो हमारे फैमिली में, आज हमारे घर में जो चल रहा है, वो है फंडिंग के बारे में। ठीक है, आपने बिजनेस रोड मैप बनाया, आपने सब लक्ष्य तय किया, लेकिन फंडिंग के बारे में क्या, फंडिंग का क्या स्टेटस है, फंडिंग का क्या अपडेट है? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं, और वो है कि सबके लिए जो फंडिंग चाहिए ना, उसका बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम, व्यवस्था हमने की है। अभी जो हमें फंडिंग चाहिए ना, वो बेसिकली दो चीजों के लिए चाहिए। हमें फंडिंग चाहिए हमारी इस बिजनेस रोड मैप के लिए, और हमें फंडिंग चाहिए हमारी जो लायबिलिटीज, रिफंड, रिपेमेंट, उसके लिए। और जो फंडिंग हमें बिजनेस के लिए चाहिए वो बहुत बड़े स्केल में है। कंपेयर टू दैट जो हमें अभी लायबिलिटीज के लिए फंडिंग चाहिए वो लिमिटेड है, लेकिन इन सबकी व्यवस्था हमने की है। इस साल जो भी बिजनेसेस करने हैं, ये सभी लायबिलिटीज की व्यवस्था हमने की है, और इसकी शुरुआत भी की है ना इस हफ्ते। इस फंडिंग का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटी सी शुरुआत हमने इस पूरे सिस्टम को टेस्टिंग और वेरिफिकेशन करने के लिए इसकी शुरुआत की। क्या ये आप इस फंडिंग के साथ इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये आप इस फंडिंग के साथ सही प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपकी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग सही है? क्या आप रिपोर्टिंग सही करते हो? क्या आपका यूटिलाइजेशन प्लान जो आपने दिया उसकी तरह वैसे ही काम कर रहे हो? इन सब के लिए इस हफ्ते एक छोटी सी फंडिंग की शुरुआत हुई, और उसी के तहत हमने हमारे एक तहसील में, राजस्थान के लाडून में प्लांट एंड मशीनरी भेजी। तो अभी ये होने के बाद जो अगला ट्रांच जो आएगा, अगली किस्त जो आएगी, जो अगले हफ्ते आएगी, दोस्तों इस किस्त की जो साइज है ना, वो देख के ही आपको पता चलेगा, समझेगा कि कितनी अच्छी तरीके से हमने फंडिंग की व्यवस्था की। आज जो भी इशू हमारे घर में, हमारे फैमिली में चल रहा है, वो सबसे ज्यादा इशू इसलिए चल रही है रिफंड, लायबिलिटीज के बारे में। लेकिन अगले हफ्ते की जो किस्त आएगी वो इतनी अच्छी है कि बहुत सारे प्रॉब्लम लायबिलिटीज के निकल जाएंगे इससे। लेकिन ये जो फंडिंग हमने लाई है ना, ये कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ लाई है। ये फंडिंग जो हमने लाई है एक पर्पस के लिए लाई है, और वो पर्पस है बिजनेस। हर एक किस्त के साथ, हर एक ट्रांच के साथ मैक्सिमम जो है वो बिजनेस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, और उसका एक डेफिनेट पार्ट हम लायबिलिटीज के लिए देंगे। तो अगली जो किस्त आएगी उसका भी एक अच्छा खासा
जो पोर्शन है वो हम बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसकी शुरुआत आपके सामने होगी। और ऑफ कोर्स एक पोर्शन हम डिसबर्समेंट करेंगे हमारी लायबिलिटीज के लिए, रिफंड के लिए। लेकिन ये जो पोर्शन है रिफंड के लिए, वो देख के ही आपको पता चलेगा कि हमने कितने लेवल की फंडिंग की। तो फंडिंग का जो इशू है ना, ये इस महीने यानी अगले हफ्ते से जो इसकी किस्त बढ़ेगी, ट्रांच बढ़ेंगे, इस महीने के आखिर तक ये इशू ही नहीं रहेगा हमारी फैमिली। एमसीएल परिवार में फंडिंग का ही बिल्कुल इशू नहीं रहेगा इस महीने के आखिर तक, आप देखेंगे। क्योंकि ये पूरी तरह से अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो जाएगा कि कितने लेवल की फंडिंग एमसीएल ने की। और हमें सिर्फ एक ही फोकस करना होगा इसके आगे, बिजनेस करना है, हमारा रोड मैप पूरा करना है और अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करना है। दोस्तों, आप सभी को विश्व पर्यावरण दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल 5 जून था, कल विश्व पर्यावरण दिन था। 5 जून ये पूरी दुनिया भर में हर एक देश में एक विश्व पर्यावरण दिन करके मनाया जाता है। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आके हर देश, हर संस्था, सभी लोग पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण का संवर्धन करने के लिए काम करते हैं। 1973 में इस विश्व पर्यावरण दिन की शुरुआत हुई और तब से लेके अब तक हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिन मनाया जाता है। हर साल इसका एक विषय होता है, इसकी थीम होती है। उस समय पे पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो होता है उसका विषय। जैसे 1973 में जब इसकी शुरुआत हुई तब विषय था ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक पृथ्वी। और आज जब हम 2025 में हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो पर्यावरण के लिए बन चुका है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। और इसीलिए इस साल का विश्व पर्यावरण दिन का जो संदेश है, जो थीम है, जो विषय है, वो है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। दोस्तों, इसके पहले 2024 में जो विषय था वो था लैंड के बारे में।